ये फितरत ताजी ताजी अजब कोई छिड़ गई बाजी असां विच हुण नहीं रहे गरूर जिन्हें कुछ बदल गया है ना। सभी मित्रों को प्रणाम, नमस्कार। किसी मित्र ने प्रश्न किया पहले फेसबुक के माध्यम से और फिर नंबर ले गए और फिर मुझसे गुफ्तगू की और पूछा कि स्वामी जी मेरा एक सवाल है और कई दिनों से लंबे समय से मैं आपसे संपर्क करने की कोशिश में था। आपसे संपर्क हुआ तो उसने पूछा कि ओशो के बारे में आपका क्या ख्याल है। मैंने ओशो को टुकड़ों में सुना है, मैंने ओशो को रील में सुना है, मैंने ओशो को और कोई दूसरे तरीके से सुना है, लेकिन मैंने आज तक किसी ओशो के आश्रम में कोई प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किया है। मैंने कभी ओशो की जो मेडिटेशन से संबंधित टेक्निक हैं वो नहीं किए हैं। तो प्लीज़ एक बार आप खुल के ओशो के विजन के बारे में, ओशो की जो दृष्टि थी उसके बारे में और ओशो की जो कम्यून या आश्रम है उन टेक्निकों के बारे में कुछ बताएं। तो आजकल ओशो की जो देशना है वो बहुत स्पीड से फैल रही है और उस स्पीड के साथ साथ में लोगों को फैलने भर से बात नहीं बन रही, प्रभावित भी पूरी तरीके से कर रही है। और उस प्रभाव में कुछ लोग ओशो को अपने ढंग से ले रहे हैं और ओशो की जो बातचीत है, ओशो के जो प्रवचन हैं, ओशो के जो बताने का ढंग है वो ऐसा ही है कि हर व्यक्ति को यूँ लगता है कि ये बात तो ओशो ने हूबहू मेरे जीवन पर, मेरे जीवन में जो घट रहा है उस पे बोल दी। और रील का जो ज़माना है उसमें ओशो के ऊपर बहुत सारी रील जो है, जो रील क्रिएट करने वाले हैं वो अपने अपने ढंग से रील क्रिएट कर रहे हैं। ओशो को अपने ढंग से दर्शाया जा रहा है। ओशो को कुछ जगहों पे गलत तरीके से भी प्रदर्शित किया जा रहा है। एआई में तो आज और भी खतरनाक काम होया गया है। ओशो की आवाज़ को डब करके वैसे के वैसे बनाने की कोशिश है और उस कोशिश में जो है ओशो को कई जगह पे गलत ढंग से प्रसारित किया जा रहा है। और बड़ी विडंबना की बात तो ये है कि जो पुराने ओशो के सन्यासी हैं, जो लंबे टाइम से ओशो को सुन रहे, पढ़ रहे हैं, लंबे टाइम से जुड़े हैं, तो कई मौक़ों में देखता हूँ कि वो सन्यासी भी ओशो की जो डब की हुई आवाज़ एआई की है उसको वो शेयर कर रहे हैं। तरह तरह से ओशो का प्रचार प्रसार हो रहा है, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से। जो एक बहुत बड़ा तबका ओशो को नकारता था, आज उतना ही बड़ा तबका ओशो को स्वीकार करने लग गया है। ओशो की कही सत्य बातों पे पूर्ण रूप से सहमति जताने लग गया है और सत्य की जो प्रकाष्ठा फैलने की होती है वो प्रकाष्ठा इस युग में, वैज्ञानिक युग में, जिसको ओशो खुद भी कहते थे कि मेरे जाने के बाद में मेरा फैलाव है वो कई गुना बढ़ जाएगा और लोग मुझे मेरे जाने के 50 साल बाद समझना शुरू करेंगे। और वो बात सत्य हुई। ओशो एक बहुत अच्छे भविष्य दृष्टा भी थे। उसके साथ साथ में भविष्य दृष्टा होने के साथ साथ में ओशो को एडवांस चीज़ों के बारे में पता था। जैसे मोबाइल के बारे में ओशो 1970 के दशक में बात कर रहे होते थे कि एक ऐसा डिवाइस आपके हाथ में होगा जिसमें पूरी दुनिया आप ठीक ढंग से देख पाओगे, और हो भी रहा है। मोटी मोटी बात करके जिस मित्र ने प्रश्न पूछा है उसके आंसर पे आ जाऊं, क्योंकि ये जो प्रोग्राम करने का या यहाँ बैठ के बताने का मेरा ध्येय ये था कि इस प्रकार का प्रश्न जो है फेस टू फेस भी मेरे से कई बार कई लोगों ने किया है
और फेसबुक के माध्यम से भी कई लोगों ने किया है। इसके अलावा कईयों का पर्सन मेरे तक नहीं पहुंचा होगा, वो भी हो सकता है कि वो पर्सन जो है उन लोगों का हो। अब उस मित्र ने पूछा है कि ओशो की जो देशना, ओशो के जो आश्रम का ढंग, ओशो की जो दीक्षा, शिक्षा, देशना, जो भी नाम दें आप, जो आपको अच्छा लगे, कि करना क्या चाह रहे थे ओशो। तो जितना मेरा अनुभव है, जितना मैंने ओशो को जाना, जितना मैंने ओशो को जिया, जितना मैंने ओशो को महसूस किया, जितना मैंने ओशो की टेक्निक के माध्यम से जाना, जितना मैंने ओशो के आश्रमों के माध्यम से जाना, जितना ओशो को पढ़ के जाना, जितने भी ढंग ओशो के थे उस ढंग से जाना, तो मैं उसी ढंग की बात करूँगा। ज़्यादा बड़ी बात ना करके मेरे जो अनुभव हैं वो मैं करूँगा। जहाँ तक मेरे को समझ में आ रहा है आज तक, जितना भी मैं समझा हूँ ओशो को, जितना मैंने जिया है, तो ओशो की जो मुख्य देशना थी वो थी प्रेम और ध्यान। इसके अलावा वो बहुत बड़े विचारक थे, बहुत बड़े दार्शनिक थे, बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, और उसके जितने भी एक श्रेष्ठ व्यक्ति के अंदर गुण हो सकते हैं, वो सारे के सारे गुण जो है वो ओशो रूपी शरीर में विराजमान थे। और इसके अलावा जो मेरी दृष्टि है ओशो को लेके, तो ओशो जो नाम निकला है, ओसनिक शब्द से निकला है, समुंदर समान गहराई से निकला है। और वो ओशो ने जब अपना नाम स्वयं रखा था, तो वो आज मुझे मेरे अनुभव से प्रतीत होता है कि वो नाम भी छोटा है, ओसनिक से भी ज़्यादा गहराई किसी मनुष्य में धरती के ऊपर हुई है, तो वो थे ओशो। और मुझे बिल्कुल गुरेज नहीं है कि मैं ओशो के बारे में कुछ जो नकारात्मक प्रचार प्रसार हुआ है इसी सदी के शुरुआत में, ओशो जो है वो पॉजिटिवली रूप से खासकर भारत में जो है वो फैले हैं। उससे पहले एक बड़ा विद्रोही तबका जो था दुनिया का, वही ओशो को फॉलो करता था, जो इस सोसाइटी के जो ट्रेडिशनल नियम थे, जो रूढ़िवादिता थी, उसके खिलाफ जो लोग थे, वो इस जीवन को जो ढंग हमने आडंबरों से, आचरणों से ओढ़ा हुआ था, उसको स्वीकार नहीं कर रहे थे। और कुछ ऐसी खोज में थे जिसको असली में आनंद कहा जाए, शांति कहा जाए, वो तबका जो है ओशो के पास पहुंचा। लेकिन साई धीरे धीरे विचार जो है वो बढ़े। विचार बढ़ने के साथ साथ में कुछ लोगों को ये समझ में आना शुरू हुआ कि जो जीवन मैं जी रहा हूँ वो निरर्थक है, सार्थकता उसमें नज़र नहीं आ रही है। तो अपने आप को अपनी रियलाइजेशन से, अपने आप को ऑब्जर्वेशन से, या अपनी जो विवेचना किसी ढंग से आदमी कर सकता है, उस ढंग से आज का यूथ जो है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में ओशो को फॉलो करने लग गया, मात्र सोशल मीडिया के माध्यम से। और उस मात्र सोशल मीडिया के माध्यम में छोटे छोटे कोट्स इतने प्रिय लगते हैं। जिन मित्र ने मेरे से ये प्रश्न पूछा है, उनका कहना भी यही था कि उनके हर कोट्स में कुछ ना कुछ साइंस छुपा होता है, और यूं लगता है कि तेरी ही बात कर दी, ये है सत्य। ओशो की पूर्ण देशना थी प्रेम और ध्यान। मैंने शुरुआत की थी कि ओशो की देशना क्या थी। अब जो कोई व्यक्ति शुरुआत में ओशो से जुड़ता है, वो वैचारिक लेवल पे जुड़ता है। 3 श्रेणियां हैं जुड़ने की आदमी की, मेरी देखिए, और शायद इससे ज़्यादा संभावना भी कम है। एक आदमी जुड़ता है कौतूहलवश कि ओशो कौन है, ओशो चलो जान लेते हैं बस। और किसी भी, मेरे को लगता है मैक्सिमम जो शुरुआत है वो कौतूहलवश ही होती है। कौन ओशो? सेक्स गुरु ओशो, या कोई मतलब एक कंट्रोवर्शियल गुरु ओशो, कोई भी कारण हो सकता है। तो कौतूहलवश आपने सर्च किया, ओशो को सुना, ओशो को समझा। जो बौद्धिक क्षमता का व्यक्ति था उसको लगा कि हाँ यार ओशो बात तो सही कर रहे हैं। एक कौतूहलवश आदमी आ गया, उसकी जो है वो कौतूहल हो सकता है कितना लंबा हो, उस कौतूहल को आप 20 साल भी ऐसे कौतूहल ही जिए जा सकते हो। दूसरा फिर होती है जिज्ञासा। जिज्ञासु प्रवृत्ति के जो लोग हैं उसकी जो संख्या है वो कम है, लेकिन कम होने के बावजूद भी उतनी कम नहीं है जिसको हम कह सकें कि कम है।
तो जो तीसरी श्रेणी के व्यक्ति हैं, जो तीसरी श्रेणी में जिस व्यक्ति को रखते हैं, जिसको आध्यात्मिक भाषा में कहूँ या भाषा में कहूँ तो उसको कहते हैं मुमुक्षु, कि उसको फिर प्यास है, उसकी को खोज है। तो उसको को जानने के ये 3 ढंग हैं। कोई व्यक्ति कौतूहलवश करता है खोज ओशो की, तो वो सिर्फ बौद्धिक स्तर पे ही करता है, इसके अलावा वो कहीं नहीं पहुंचता। दूसरा जिज्ञासु, जिज्ञासु है फिर वो ओशो के गहरे 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 पढ़ेगा, सुनेगा, जानेगा, और जो विधिवत रूप जो ओशो के आश्रमों ने पकड़ा हुआ है उसमें जाएगा, वहाँ खोज करेगा, देखेगा क्या चल रहा है। तो ओशो ने बहुत सारी चीज़ों पे साइंटिफिक रूप से काम करके और बहुत सारे ढंग से जो अध्यात्म में और जो संसार में जितनी संभावनाएं आदमी को आनंद प्राप्त करने की, शांति प्राप्त करने की, और इसके अलावा फैलने की, विस्तृत होने की, प्रेम में होने की जितनी भी विधियां या जितनी भी टेक्निक है एक मनुष्यता को निखारने के लिए हो सकती हैं, उन पे बड़े डेप्थ तरीके से किसी बुद्ध पुरुष ने या किसी एक मनुष्य ने अगर इस धरती पे काम किया है, आधुनिक युग की बात की जा रही है, इस जो सदी है इसकी बात की जा रही है, तो वो बड़े साइंटिफिक तरीके से उसने की है। और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लगभग हर मनुष्य के लिए उपयोगी हैं, और वो आप ओशो के शुरुआती दौर के आश्रमों में आके आप कर सकते हैं। और वहाँ आपको शुरुआती दौर में कुछ मेडिटेशन टेक्निक जो है वो करवाई जाती हैं, और उन टेक्निकों के माध्यम से आपके जो शुद्धिकरण का जो क्या कहूँ कि एक शुरुआत जो है वो हो जाती है शुद्धिकरण की। और शुद्धिकरण जो ओशो का ढंग है वो बड़ा ही विचित्र है, बड़ी विचित्र विधियां हैं। उन विधियों पे आप आश्रम में आके बात कर सकते हैं, आश्रम में जाके जानकारी ली जा सकती है, या कोई आदमी इच्छुक हो तो वो किसी भी उसमें आश्रम में जाके इस जो विस्तृत रूप है ओशो के, इस विस्तृत रूप के बारे में जानकारी ले सकते हैं। जगह जगह पर आश्रम हैं, आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन को छोड़ दें हम तो कई जो नज़दीकी क्षेत्र के में भी आप अपने सर्च कर सकते हैं कि कहाँ ओशो का आश्रम है। छोटे छोटे कई जगह आश्रम है, बड़ी जो आश्रम है वो भी काफ़ी मात्रा में ओशो के हैं, हर जो देश के हर हिस्से में, और देश के लगभग हर महानगर में, नगर में संभावित जितनी भी बड़े शहर, छोटे शहर, दाएं बाएं हैं, तो संभावना पूरी है कि कोई ना कोई छोटा सा कम्यून या छोटा सा आश्रम आपको मिल जाएगा, और वहाँ जाके आप ध्यान के बारे में वहाँ पे जान सकते हो। और उसी ढंग को लोग फॉलो कर रहे हैं जो एक ओशो एक अपनी लास्ट में जो टेक्निकों के बारे में चीज़ें छोड़ के गए थे कि ये जो कारगर विधि है 100 साल तक ये चलनी चाहिए। कुछ जगह ऑथेंटिक रूप से काम हो रहा है, उन पे पुराने जो सन्यासी हैं ओशो के वो उसी ढंग से काम कर रहे हैं और बड़े शिद्दत के साथ भी काम हो रहा है। कुछ जगह आपको लग सकता है शुरुआती दौर में आश्रम में जाते हो तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इसको प्रोफेशन बना रखा है, आपको लग सकता है कि एक किस्म से ये प्रोफेशनल ढंग ज़्यादा है, लेकिन उस प्रोफेशनल ढंग में भी आपको जो सुविधाएं मिलेंगी वो जो आपका रहना खाना जिसको अकोमोडेशन बोलते हैं वो, और जो व्यवस्थाएं हैं उसमें आपको संतुष्टि हो जाएगी कि ना ऐसा ज़्यादा लूट फूट का मामला नहीं है। ओशो के आश्रमों में चार्जेस लगते हैं। आश्रमों के प्रति हमारी धारणा ये है कि आश्रम मतलब फ्री, लेकिन ओशो की जो टेक्निकें हैं, जो तरीका है, कम्यून ओशो अपनी लैंग्वेज में आश्रमों को बोलते थे, तो छोटे छोटे जो कम्यून हैं उनमें आपके रहने खाने की जो व्यवस्थाएं हैं उसके आपसे चार्जेस लिए जाएंगे। और छोटे छोटे जो है ध्यान के कार्यक्रम होते हैं, उसमें ग्रुप भी होते हैं, 3 दिन के शिविर भी होते हैं। तो इसी ढंग से जो है ओशो की देशना जो है वो फैलाई जा रही है, साहित्य के माध्यम से अलग, सोशल मीडिया के माध्यम से अलग। लेकिन बगैर आश्रमों में जाए आप ओशो के किसी भी एक पन्ने को भी नहीं पलट पाओगे। उसके बाद आपकी शुरुआत है, जब आप आश्रमों में जाते हो तो आपको जो बात ओशो आपको बता रहे हैं प्रवचनों के माध्यम से, वो ही बात ओशो ने विधियों के माध्यम से उतारी हैं।
और उनमें आप जब गुजरोगे तो आपकी जो सोच है वो और बड़ी होगी और आपको पता लगेगा कि हु आई एम की जो यात्रा है वो शुरू कहाँ से हुई है। जानना तो बाद की बात है, लेकिन शुरुआत आपकी हो सकती है। ओशो के आश्रमों में आप जाने से पहले आप ओशो को पढ़ लें अच्छे से, बड़े डिस्कोर्स सुने। कोई भी जैसे अलग अलग संतों के, जैसे कोई संत आपको प्रिय है, माना जैसे श्री कृष्ण प्रिय हैं तो आप गीता पे ओशो को सुने। शिव अगर प्रिय हैं तो आप जो है शिव के ऊपर, तंत्र के ऊपर, विज्ञान भैरव तंत्र के ऊपर, और शिव सूत्र जो है ओशो की प्रवचन माला है। ऐसे ही अगर महात्मा बुद्ध अगर आपको पसंद है तो ऐस धनो सुमंत्रों सुन सकते हैं आप। जितने भी पुराने कबीर के ऊपर, कहे कबीर दीवाना, ऐसे आपके जितने भी संत हैं, रैदास पे भी सुन सकते हो, मीरा पे भी सुन सकते हो। और जितने भी संत लगभग लगभग जो भारत की धरती और भारत की धरती से बाहर, जैसे जॉर्ज गुरजियफ की बात की जाए, लाओसे की बात कर ली जाए, जितने भी संत आपके बाहर की जो देश हैं वहाँ हुए हैं, जीसस के बारे में भी, हर संत के बारे में ओशो ने अपने जो ढंग है उस ढंग से उसकी जो है व्याख्या की है। सूफीज्म के बारे में ओशो ने बोला है, जैसे सुकरात के बारे में, प्लूटो के बारे में, जितने साइंटिफिक ढंग से जो धरती पे आदमी हुए हैं, गणितज्ञ हुए हैं, जैसे अच्छे विचारक हुए हैं, कार्ल मार्क्स हुए हैं, जितने भी ये व्यक्ति इस धरती के ऊपर प्रतिभाशाली हुए हैं उनके बारे में ओशो ने बड़े डिटेल से बोला हुआ है। आप अगर प्रेम पे ओशो को सुनोगे तो भक्तिकालीन युग के वो सारे संत, सूरदास, रैदास, गरीबदास, मीरा, दादू, और उनकी श्रृंखलाएं बहुत बड़ी हैं, भूरीबाई, बहुत बड़ी श्रृंखला है। उसके ऊपर आप प्रेम के, भक्ति के गीत के बारे में सुन सकते हो। और अगर आप तार्किक दृष्टि से और आप तर्क के दृष्टि से आप सुनना चाहो तो अष्टावक्र पे आप ओशो को सुन सकते हो। इसके अलावा अगर आपका रस बहुत ही ज़्यादा पुराने वेद, उन पे उपनिषदों के ऊपर ज़्यादा है तो आप उपनिषदों से शुरुआत कर सकते हो। कठोपनिषद के बारे में ओशो ने बड़ी डिटेल से बोला है। ईशावास्य से उपनिषद के बारे में भी बोला हुआ है। जितने भी उपनिषद हैं उनके बारे में भी डिटेल से प्रवचन माला दी गई है। जितने भी ढंग के अध्यात्म और संसार के हो सकते हैं ओशो ने बड़ा ही डिटेल से उनसे बोला है। तो सर्वप्रथम आप उनके प्रवचनों को सुने और छोटे टुकड़ों की बजाय ओशो के पूरे डिस्कोर्स को सुने। कुछ दिन आप सुने और समझें, उसके बाद किसी एक आश्रम में जाएं, आश्रम में जाके उनकी विधियां करें। विधियां करते करते उसके बाद आपकी जो यात्रा है वो शुरू होती है। उस यात्रा के माध्यम से आप अपने को जानने का जो एक शुरुआती कदम है वो रखते हो और फिर धीरे 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 आपका जो जीवन है, इस बात के लिए मैं श्योर हूँ या मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि एक नई पुलक महसूस करेगा। और आपका जो जीवन है वो, आपकी जो जीवन की जो दिशा है वो इतनी मधुरता आपको देगी। हाँ, हो सकता है आपकी प्यास जो है वो और गहरी हो जाए, आपकी खोज है वो और बड़ी हो जाए, लेकिन जो जीवन हाल में आप जी रहे हैं उससे उस जीवन को गति मिलेगी, न कि कोई गिरावट होगी। इतना मैं आश्वस्त कर सकता हूँ। तो प्रिय मित्र, मैं बस यही बात आपसे कहना चाह रहा था कि ओशो का जो विजन है या ओशो की ये जो देशना है वो सिर्फ दो पंखों पे खड़ी है। ओशो ने दो पंख कहे हैं आदमी को उड़ने के लिए, प्रेम और ध्यान। उस प्रेम और ध्यान की यात्रा के जितने भी ढंग हो सकते थे धरती के ऊपर संभवतः, उन पे ओशो ने काम किया। बड़ी बड़ी रिसर्च हुई, बड़े बड़े जो है शिविर ओशो ने किए, संगोष्ठियाँ हुई, विचार हुए, और उसके बाद में लास्ट टाइम तक जाते जाते ओशो मनुष्य तक वो चीज़ दे गए जिससे मनुष्य निखर सकता है, जिससे मनुष्य खिल सकता है, जिससे मनुष्य बीज से वृक्ष हो सकता है और वृक्ष से बीज हो सकता है। तो ओशो को पढ़ना सुनना शुरू करके और उसके बाद आप आश्रम में जा सकते हो। किसी प्रकार की भी कोई भी सहायता के लिए किसी भी समय आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 93555439 पे ओशो से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी, जितना हमसे संभव है, जितना हम जानते हैं, हम आपको दे सकते हैं। किसी भी समय आप हमसे मैसेज छोड़ सकते हैं, आपको उस दिन या अगले दिन संपर्क कर लिया जाएगा। तो ये तो थी ओशो के बारे में एक छोटी सी जानकारी। बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, ओशो पे बैठ के बहुत सारी चीज़ें और भी बताई जा सकती हैं,
और इसके अलावा बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बाद में ओशो के जो आश्रमों में जाने के बाद में डिस्कस करी जा सकती हैं। आपकी अंतर यात्रा के बारे में बात हो सकती है, आपके जीवन के बारे में बात हो सकती है। तो बड़ा ही प्रेम पूर्ण ढंग जो है ओशो के आश्रमों में मैक्सिमम में आपको मिलेगा। आप किसी भी ओशो के आश्रम में जाएं, एक्टिव मेडिटेशन करें, उसके बाद अपनी यात्रा शुरू करें। और अकेले इस जो सोशल मीडिया है इसके माध्यम से आप ओशो को पूर्ण रूप से नहीं जान पाएंगे। ओशो के डिस्कोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं ऑनलाइन, जो भी आप सर्च करोगे पूरे पूरे डिस्कोर्स सुनो। और आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। कई दिनों से मेरे भीतर भी ये चीज़ चल रही थी कि मैं कोई इस प्रकार का जो प्रश्न कोई मित्र पूछे तो मैं जवाब दे पाऊँ। मेरा सौभाग्य है कि प्रिय अमित, आपने मुझसे क्वेश्चन किया और मैंने इसका जितना मेरे से संभव हो सकता था उतना जवाब देने की कोशिश करी। कहीं फिर भी कोई त्रुटि किसी प्रकार से मेरे से रह गई हो तो उसके लिए क्षमायाचक हूँ। और आपके इस प्रश्न के जवाब में जो भी चीज़ आपको और समझ में आई है या और कुछ कोई किसी भी ढंग का विचार आपके अंदर भाई उठा है तो आप बिल्कुल बगैर किसी झिझक के किसी भी समय प्रश्न कर सकते हो।